मित्रों, मेरे हाथ में आज दो घोषणा पत्र हैं या संकल्प पत्र या जो भी आप मैनिफेस्टो कहें। ये है कांग्रेस का जो है ना न्याय पत्र, और ये है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी वाला। तो नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे सीधे सरल शब्दों में। मैं आपको, क्योंकि पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से इन पर लगातार इस देश में बहस चल रही है कि इसमें असल में है क्या, तो मैंने दोनों को अच्छे से पढ़ा, दोनों का अच्छे से विश्लेषण किया, और उसके बाद मैं आपको पॉइंट वाइज इसमें सरल सीधे शब्दों में बताऊंगा कि आखिर ये विवाद क्या है और किस कारण ये विवाद उत्पन्न हुआ और इसमें ऐसी क्या बात है। देखिए, सबसे पहले इसका नाम देखिए आप, न्याय पत्र है। न्याय पत्र, यहाँ पे आप देखेंगे इसका नाम न्याय पत्र है। ये न्याय पत्र 2024। तो इसका न्याय पत्र नाम इसलिए है क्योंकि कांग्रेस ऐसा मानती है कि पिछले 75 साल में, जब 55 साल आजादी के बाद कांग्रेस की इस देश में सरकार रही, तो इस देश में न्याय नहीं हुआ, तभी इसका नाम न्याय पत्र है। इसको मानने, इसका नाम न्याय पत्र रखने का मतलब ये है कि कांग्रेस को ये पता है कि पिछले 55 साल में ना दलितों के साथ, ना शोषित, पीड़ित, वंचित, महिला, युवा, किसी के साथ भी उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए इसका नाम उन्होंने न्याय पत्र रखा। अब इस न्याय पत्र को जब आप खोलेंगे तो सबसे पहले जो है ना, आप इसका पेज नंबर 4 पढ़ेंगे। पेज नंबर 4 पे ये लिखते हैं, पेज नंबर 4, क्या आज आपका जीवन 2024, ये पेज नंबर 4 पे आप पढ़ेंगे, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, क्या आज आपका जीवन 2024 की तुलना में बेहतर है? कांग्रेस कह रही है। अपने आप से दो सवाल पूछिए। तो पूछिए, क्या आपका जीवन बेहतर हुआ है? दूसरा, क्या आपका मन भयमुक्त रहता है जैसा कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कल्पना की थी? तो जब आप यूपी को पार करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बीच में मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, कैराना, मेरठ, ये पूरा रास्ता हाईवे जाता है, तो क्या आप भयमुक्त रहते हैं? अपने आप मन में अपना विचार कीजिएगा जब आप सपरिवार जाते हैं तो। और कांग्रेस या समाजवादियों के राज में क्या होता था। इसके बाद ये लिखते हैं आगे, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे कांग्रेस लिखती है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना करवाएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति को समझने का प्रयास करेगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार के लिए अन्य कदम उठाएगी। तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी बात कह रहे थे, वो बात यहां से शुरू होती है, जिसमें ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना, वो सभी जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता लगाएगी। तो जो ये पता लगाएगी, यहां से सारा विवाद शुरू होता है कि ये आर्थिक स्थिति का पता लगाएंगे। पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 पे ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस इसका पता लगाएगी। पता, अब इसका आप सिलसिलेवार, चेन से चेन जोड़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले पेज पे, सबसे पहली लाइन में जो कांग्रेस ने लिखा है, वो इन्होंने ये लिखा है कि जनगणना जो है ना ये करवाएंगे, और उसके बाद ये लिखते हैं आर्थिक, सामाजिक स्थिति का भी पता लगाएंगे। यानी एक समय नारा था, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। एक समय ये कहते थे, ना जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, लेकिन आज ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना कराएंगे। अभी कांग्रेस के जो है ना नेता, सबसे बड़े कहे जाने वाले राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। 55 साल तक इनके पास झटके देने का समय नहीं था, गरीबी हटाने का समय दी था। 55 साल तक तो ये बोफोर्स का झटका दिया इन्होंने, 55 साल तक इन्होंने झटका दिया मतलब कोलगेट स्कैम का, कॉमनवेल्थ का, 2G का, मतलब जीप स्कैम का, बाकी सारे झटके जो है 55 साल तक आपातकाल थोपते रहे और अन्य झटके देते रहे। लेकिन ये जो कहते हैं ना राहुल गांधी गरीबी झटके में हटा देंगे, वो इनके पास 55 साल में समय नहीं था। इसके बाद जो है ना, अगर आप इसके जो चेन से चेन जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे, पहले वो जातिगत आधार पर जनगणना की बात कहते हैं, फिर ये कहते हैं हम स्थिति का पता लगाएंगे कि असल में आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग की, सामान्य वर्ग की, जातियों, उपजातियों की आर्थिक स्थिति है क्या, हम ये पता लगाएंगे, उसके आधार पर हम करेंगे इसमें सुधार। क्या सुधार करोगे भाई तुम इसमें? ठीक है, वो बताया ही नहीं इन्होंने। ठीक है,
जिसके आधार पर इनके सैम पित्रोदा जी ने कहा था ना कि अमेरिका में विरासत का कानून लागू है, जिसमें अगर कोई अपनी विरासत के तहत संपत्ति का ट्रांसफर करता है तो 55% संपत्ति राज्य के पास चली जाती है और केवल 45% संपत्ति जो है वो उस विरासत के तहत उसके वारिसों को जाती है जो देने वाला है। तो ये पहले जातिगत जनगणना की बात, फिर आर्थिक स्थिति का पता लगाने की बात, और फिर सैम पित्रोदा का वो बयान जिसमें वो कहते हैं विरासत का कानून अमेरिका में लागू है, इस पे भारत में भी विचार होना चाहिए, जबकि उन्होंने ये नहीं बताया भी वो अमेरिका में केवल 6 स्टेटों में ही लागू है। ये विवाद था। इसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो अब मेन जो बात है ना इनके इसमें, वो मेन बात है पेज नंबर 7 पे। अब पेज नंबर 7 पे आप देखें, पेज नंबर 7 पे वो चीज है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा विवाद है। ये पेज नंबर 7 मैं आपको पढ़ के बताता हूं। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि में भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। यानी कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यकों को इन अनुच्छेदों के आधार पर बांट रही है, दूसरे भारत के नागरिकों से अलग कर रही है, क्योंकि ये अधिकार तो भारत के सभी नागरिकों को सभी नागरिकों को है। आर्टिकल 15, 16, 20, 25 इसमें विशेषकर जो होता है वो 28, 9 और 30 है। बाकी सारे अधिकार जो है ना प्रत्येक सामान्य नागरिक को भी है। कांग्रेस है ना इसमें दरार डालने का प्रयास कर रही है इनका नाम लेके। कांग्रेस जो है ना आगे लिखती है कि भाषाई आधार पर, यानी धार्मिक आधार पर तो है ही है, भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और बरकरार रखेगी। धार्मिक आधार के अलावा कांग्रेस जो है ना भाषाई आधार पर भी सामान्य नागरिकों या बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से अलग करने का प्रयास इसके माध्यम से कर रही है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, पेज नंबर 7 का तीसरा पॉइंट कांग्रेस का यह है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ने का अवसर पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर और सहायता देगी। यानी अल्पसंख्यकों को वो ये सारी चीजें देगी जिसका वो जिक्र कर रही है, जिसमें कला भी है, खेल भी है, शिक्षा भी है। बहुसंख्यकों के लिए कुछ ऐसी बात नहीं है। और एक बात आपको बीच में बता दूं इसके पढ़ते हुए कि इस मैनिफेस्टो या न्याय पत्र में बहुसंख्यक शब्द कहीं भी नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा, 46 पेज का मैनिफेस्टो है। इसमें इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी फोटोज हैं, बहुत सारे उप पॉइंट हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको बहुसंख्यक शब्द नहीं मिलेगा इसमें। इसके अलावा चौथे पॉइंट में लिखते हैं कांग्रेस विदेश में अध्ययन के लिए मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी। यानी मौलाना आजाद छात्रवृत्ति विदेश में रहने के लिए, विदेश में रहने पढ़ने के लिए अल्पसंख्यकों को दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। बहुसंख्यक आबादी जो है ना टैक्स भरती है, तो अल्पसंख्यक आबादी हज करती है, हज पे जाते हैं, बहुसंख्यक आबादी के पैसों से हज पे जाते हैं। तो अब ये है ना बहुसंख्यक आबादी के पैसों से मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना भी। अब आप मैं इसमें एक बीच में पॉइंट रोकते हुए इस चीज को आपको एक बात बता दूं। जब ये इसमें बात उठ के आई पिछले 20 दिनों में कि जिसमें अल्पसंख्यक है, मुसलमान शब्द तो कहीं प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं कांग्रेस ने सीए का विरोध किया, जिसमें उन्होंने हिंदू का विरोध किया, सिख का विरोध किया, जैन का किया, पारसी का किया और सिखों का किया। मुसलमानों का तो कोई विरोध किया नहीं उन्होंने। उन्होंने कभी कोई सम्मेलन भी ना जैनों के, ना पारसियों का, ना ईसाइयों का, ना उन्होंने मतलब हिंदुओं का, सिखों का कोई बहुत बड़ा विश्वव्यापी सम्मेलन भी कभी उन्होंने आयोजित नहीं किया। और ना ही मतलब उन्होंने इनकी विचारधारा या इनके धर्म में कोई आस्था दिखाई, ना बात की। उन्होंने अपने सारे इवेंट्स में अल्पसंख्यकों का पर्यायवाची शब्द मुसलमान ही प्रयोग किया है। अपने सारे इवेंट्स में उन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है। इसका स्पष्ट अर्थ यहाँ पे अल्पसंख्यकों का स्पष्ट अर्थ मुस्लिम से ही है। इसमें उन्होंने पेज नंबर 6 पर जो है ना, मैंने कहा बहुसंख्यकों का कोई वो नहीं है, उन्होंने स्पेशल एक बात पेज नंबर 6 पर इस पैराग्राफ में लिखी है। ये पेज नंबर 6 है, न्याय पत्र कांग्रेस के मैनिफेस्टो पेज नंबर 6 में वो क्या लिखते हैं कि भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का यह मानना है कि बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। तानाशाही और बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस का यह मानना है, उनकी अपनी समझ है कि बहुसंख्यक और तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं है।
ये दोनों शब्द उन्होंने बहुसंख्यकों के लिए, इसमें बहुसंख्यकवाद और तानाशाही शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत के किसी अन्य नागरिक की तरह ही मानव और नागरिक अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा वो पेज नंबर 6 में लिखते हैं। अब मैं 4 पॉइंट आपको पेज नंबर 7 से पढ़ चुका। 5वां पॉइंट, अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। कांग्रेस उन्हें आसान ऋण प्रोवाइड करवाएगी, आसान ऋण उपलब्ध करवाएगी। अब देखिए, कई बात स्पष्ट तौर पे लिख दी जाती है और कई बात स्पष्ट तौर पे लिखी नहीं जाती मैनिफेस्टो में। अब मैं इसको बीच में यहां पे रोक के आपको बताता हूं। ये एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कांग्रेस और यूपीए शासनकाल के पहले जो है ना, यूपीए 1 में 2006 में आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यहां आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसकी छाप इस मैनिफेस्टो में, इसलिए प्रधानमंत्री ने इसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या है? कांग्रेस का कहना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियों, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी होनी चाहिए। यह संकेत है कि पार्टी विवादित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर निजी क्षेत्र को मजहबी कोटे से भर्तियों के लिए मजबूर कर सकती है। यानी निजी क्षेत्र में भी अब धार्मिक आधार पर आरक्षण शायद आ सकेगा अगर कांग्रेस कभी सत्ता में आती है तो। इसके अलावा सच्चर कमेटी ने भारतीय रिजर्व बैंक से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा था कि वह मुस्लिम इलाकों में बांटे गए ऋण का ब्यौरा उपलब्ध कराए। यानी सच्चर कमेटी ने कहा था कि जो भारत के मुस्लिम इलाके हैं उनमें कितना ऋण आपने, कितना लोन आपने दिया है, यानी धार्मिक आधार पर लोन की सिफारिश भी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में सच्चर कमेटी ने की थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में गठित ये 2006 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए सच्चर कमेटी ने कहा था कि उसमें सैन्य बलों में मजहबी आधार पर गणना करने का सुझाव भी दिया था। सच्चर कमेटी ने सैन्य बलों में धार्मिक आधार पर सुझाव दिया था, मजहबी आधार पर गणना करने का। क्या वो आर्मी के अंदर या सशस्त्र बलों के अंदर धार्मिक आधार पर भर्तियां करना चाहते थे? ये इस तीसरी बात है इस सच्चर कमेटी की। चौथी बात यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि सैन्य बलों में भी धार्मिक आधार पर विभाजन करने का प्रयास किया गया था। यूपीए 1 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात है। इसके अलावा उन्होंने, अगर ये रिपोर्ट हूबहू लागू हो जाती है सच्चर कमेटी की, जिसके इसमें थोड़े बहुत दर्शन देखने को मिलते हैं, तो आप भारत की क्रिकेट टीम में भी, और जो दल जो है ना इसमें जाता है, जो मतलब ओलंपिक दल जाता है, ओलंपिक दल जिसमें भारत मतलब सारे जो है ना एथलीट्स अपनी योग्यता के आधार पर जाते हैं, और भारत की क्रिकेट टीम में भी आप धार्मिक आधार पर आरक्षण देख सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टरों में भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देख सकते हैं। आप सशस्त्र बलों में भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देख सकते हैं, जिसकी झलक कांग्रेस के इस न्याय पत्र में है और उनकी सच्चर कमेटी का ये हूबहू लागू करने का ये प्रयास है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपको पढ़ के बता रहा था, जो कि ए सूर्यकांत जी ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था। ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको बता दूं आगे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने बताई आपको, पेज वाइज मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी, पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 6, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरियां, लोक निर्माण, कौशल विकास, खेल, कला, सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव उचित अवसर मिले। इसके अलावा कांग्रेस पेज पॉइंट 7 में सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों की पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की आजादी हो। पोशाक, खान पान, भाषा, यानी आपके पड़ोस में अगर वो अजान देते हैं तो उनको इस बात की आजादी होगी, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। खान पान, पोशाक, धर्म, भाषा, व्यक्तिगत आजादी उन्हें मिलेगी। यानी अगर आपके अड़ोस पड़ोस में गौमांस बनाया जाता है तो खान पान की आजादी के तहत आप उस पर सवाल या निशान नहीं उठा सकते। कांग्रेस इस बात को सुनिश्चित करेगी। ठीक है। इसके अलावा कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी। नागरिक कानूनों में यह सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाएगा। कांग्रेस ने ये 9 पेज नंबर 7
कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र 2024 पेज नंबर 7 में ये 9 पॉइंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। इन 9 पॉइंटों में बार बार अल्पसंख्यकों का प्रयोग किया और इस मैनिफेस्टो के आगे के पन्नों में भी बार बार अल्पसंख्यकों का प्रयोग हुआ है। और बार बार उन्होंने ये बात बताने का, दर्शाने का, जताने का, समझाने का यह प्रयास किया है कि वो किस तरीके से धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों ऑब्लिक मुस्लिम्स के लिए किस तरीके से काम करेंगे। इसके बाद मैं इस मैनिफेस्टो पे आता हूं। ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र। इसको पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि क्या आपने पिछले संकल्प पत्र पढ़े हैं या पिछले घोषणा पत्र पढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें राम मंदिर का प्रॉमिस था, जिसमें आर्टिकल 370 को ध्वस्त करने का प्रॉमिस था, जिसमें 3 तलाक को खत्म करने का प्रॉमिस था। आप कोई भी मैनिफेस्टो पढ़ते हैं, उस मैनिफेस्टो, उस घोषणा पत्र को ये जरूर देखना चाहिए कि इस पार्टी ने जो पिछले प्रोमिस किए थे क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। जिन 3 प्रोमिस की मैंने बात की, ऐसे और भी प्रोमिस हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरे कर चुकी है। इसके अलावा घोषणा पत्र को जो है ना, एक मतलब अगर भारत की जनता घोषणा पत्र पर किसी पार्टी पे विश्वास नहीं करती, पार्टी के घोषणा पत्र पे, तो भारत की जनता जो है ना वो उस पार्टी के प्रति भी संदेह से भरी हुई है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सुझाव आए चुनाव आयोग के पास कि घोषणा पत्र में रेवड़ियां बांटी जाती हैं, अंधाधुंध वादे किए जाते हैं, उनको निभाया नहीं जाता। इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाए, इस घोषणा पत्र को एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाए। इन घोषणा पत्रों को एफिडेविट, हल्फनामा, एक लीगल डॉक्यूमेंट, अगर कल को इनमें किए गए वादे पूरे नहीं होते, अगर ये नहीं बताते कि इसमें कही गई जो बातें हैं, इसमें बताई गई जो योजनाएं हैं, उनके लिए धन कहां से आएगा, तो इन घोषणा पत्रों को लीगल डॉक्यूमेंट मानने के आधार पर इन पार्टियों पे कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे बहुत से सुझाव जो है ना चुनाव आयोग के पास है, वो उन पे काम कर रहा है, बीच में आपको सूचना दे रहा हूं। इसके बाद जो है ना इस घोषणा पत्र, इस संकल्प पत्र में पीछे का मैंने बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 1 रैंक 1 पेंशन, भारत म्यांमार बॉर्डर पर जो है ना बाढ़ लगाना, राम मंदिर बनाना, 3 तलाक, नारी सशक्तिकरण से संबंधित सारे काम, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, लाडली बहना, नारी सशक्तिकरण, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, ये तमाम वादे जो उन्होंने अपने पिछले मैनिफेस्टो में किए थे वो अपना पूरा कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। अगले घोषणा पत्र की बात मैं आपको बताऊं, इसमें लखपति दीदी योजना को विस्तार देने की बात है, इसमें 70 आयुष्मान योजना को विस्तार देने की बात है, और उसके तहत 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक, गरीब हो अमीर हो कैसा भी हो, उसके स्वास्थ्य का बिल्कुल मुफ्त पूरे भारत में इलाज होगा, यह इसमें कहा गया है। सेवा क्षेत्र को विस्तार देने की बात है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात है। इसमें आपको एक बात विशेष तौर पर बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र मोदी की गारंटी वाला है, उसके पॉइंट नंबर 28 पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाना। हमने एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। हम समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन की दिशा में काम करेंगे। जो गोविंद समिति है, जो राष्ट्रपति गोविंद थे, उनके अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई है। आपको बता दूं, समान नागरिकता संहिता लाना, संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। तो जहां तक ये है, ये कह रहे हैं हम एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाएंगे। वहीं कांग्रेस का जो है ना पेज नंबर 22, अगर आप देखेंगे पेज नंबर 22, इस पेज नंबर 22 को खोलना, आप गूगल करके उसमें ये क्या लिखते हैं ये पढ़ लीजिए। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। कांग्रेस वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तभी होंगे, पेज नंबर 22 पे। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है पेज अपने पॉइंट 28 में कि एक राष्ट्र एक चुनाव को वास्तविकता बनाएंगे, ये लिखा हुआ है इसमें। अब एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या होता है कि जब एक साथ चुनाव होंगे विधानसभाओं के और लोकसभा के, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में धन जो है ना भारत का, जो नागरिक जो हमारे टैक्स के थ्रू जाता है सरकार को, वो बचेगा। आचार संहिता लग जाती है, बार बार इलेक्शन होते हैं, पूरा देश
पूरे देश की सक्रिय मीडिया, जनता इलेक्शन के मोड में रहती है, आचार संहिता बार बार लगती है, विकास कार्य बाधित होते हैं। कांग्रेस कह रही है हम बाधित करेंगे विकास कार्य, हम इस चीज को जारी रखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव हम नहीं होने देंगे। पॉइंट नंबर 20, पेज नंबर 22 में ये वो कहते हैं। इसके बाद जो है ना, समान नागरिक संहिता जो कि मतलब आ चुकी है उत्तराखंड में, उसका भी मतलब पूरे देश में लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कहा है। और इसके अलावा सीए का क्रियान्वयन, हमने नागरिक संशोधन अधिनियम बनाने का ऐतिहासिक हमने कदम उठाया है और सभी पात्र व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना, यह है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का पॉइंट नंबर 23। अगर आप पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 23, तो ये जो है ना, इसमें बहुत सारी बातें महिलाओं को लेके, युवाओं को लेके, और इसमें जो है ना स्वास्थ्य को लेके, शिक्षा को लेके, बिजली पानी को लेके, महिलाओं में कार्यबल जो है ना उसको बढ़ाने से लेके, और एमएसएमईज को, छोटे व्यापारियों को, और विश्वकर्मा योजना जो कि अब मोदी जी ने लागू की, श्रमिक सम्मान को लेके, और सबसे बड़ी बात इसमें किसान सम्मान के लिए मोदी जी की गारंटी, पीएम किसान को मजबूत बनाने के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 की किस्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। फसल बीमा योजना के माध्यम से, एमएसपी में वृद्धि के माध्यम से भी उन्होंने इसमें काम किया है। तो ये दो मैनिफेस्टो जो है ना, जिसमें मैंने आपको कांग्रेस के पेज वाइज, 1 नंबर पेज, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 22 नंबर, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो कि उन्होंने पहले से जो अपनी बातें या वादे किए थे और उनको उन्होंने पूरा किया है। बड़े बड़े, कभी देश सोच नहीं सकता था ना, हमारे आम नागरिक, सामान्य नागरिक ये नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा, आर्टिकल 370 खत्म होगा, 3 तलाक से जो है ना हमारी मतलब जो है ना मुक्ति मिलेगी, इस परेशानी, इस दुख, इस पीड़ा से। ये एक बहुत बड़ी हरासमेंट थी मुस्लिम महिलाओं के लिए, कोई सोच नहीं सकता था वो काम होंगे। इसी तरीके से ये जो सारे काम है, जिसमें सीए है, एक राष्ट्र एक चुनाव है, जिसमें समान नागरिक संहिता है, ये काम भी आगे आने वाले समय में होंगे। तो बहुत सोच समझकर आप वोट कीजिएगा। ये एक तरीके से मुस्लिम लीग या अल्पसंख्यकों पर जो है ना केंद्रित न्याय पत्र जिसका ये नाम दे रहे हैं, तो मैं अंततः उसी जगह बात खत्म करूंगा कि न्याय पत्र का जो 2024 का इन्होंने नाम दिया है, उसका सीधा अर्थ यह है कि 55 साल तक लगातार अन्याय इन्होंने किया होगा तो इसका नाम न्याय पत्र है। अगर न्याय हुआ होता तो इसका नाम न्याय पत्र ना होता। गरीबी हटाओ का नारा देकर इनके जो पूर्वज थे वो सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने आर्टिकल 356 के माध्यम से इस देश की सरकारें हटाई, गरीबी नहीं हटाई। उन्होंने इस देश का पैसा लूटा, उन्होंने गरीबी नहीं हटाई। तो बड़ा ही सूझबूझ के साथ अपना वोट का, मताधिकार का प्रयोग करें और बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक ऐसी सक्षम सरकार को, एक पूर्ण बहुमत की ऐसी ताकतवर सरकार को चुने जो आपके कार्य करने में, देश को विकसित बनाने में और राष्ट्र को आगे ले जाने में समर्पित हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।